आप मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं उसको पढ़िए, ठीक है? क्योंकि जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली बातें वहां भी सेम सेम लिखी हैं। तो अगर आपको ठीक तरीके से रिवीजन पे लेना हो तो आप उसको पढ़ना वहां से। मेडिवल और मॉडर्न के लिए इनफ है। एनसीईआरटी सारी पढ़नी है तो फिर इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके पास टाइम बहुत है फिलहाल पढ़ने के लिए, तो फिर आप एनसीईआरटी सारी लगाइए 6 से लेके क्लास 12 तक। नहीं तो फिर हिस्ट्री के लिए 11th-12th की तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स ही ठीक है, अगर आपने थोड़ा शॉर्ट पढ़ना है तो। हाँ जी, इंग्लिश में ही होती है बस। थोड़ा हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत इसलिए कि अच्छे अच्छे जो चीजें छपी हुई हैं वो ज्यादा इंग्लिश में है। तमिलनाडु वाले तमिल के अंदर होते हैं ना, वो तो तमिल या तो फिर इंग्लिश, तो वो हिंदी को तो प्रेफर नहीं करते, जिस कारण से थोड़ी दिक्कत उसमें जरूर है। तो प्रीलिम्स के लिए तो फिर भी ठीक है, मगर फिर जब इसमें लिखना आपने तो फिर आपको कोई बुक ऐसी चाहिए जो कि लिखी उस भाषा में हो, ताकि आपकी भाषा पे कमांड भी जो है इंक्रीज हो। तो फिर आप उर्मिला आप वो पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। फिर आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी को रिपीट 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 पे रिपीट पढ़ना है। आजकल एनसीईआरटी से भी काफी क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं। चला गया और शाम को जो 9 बजे वाली क्लास में मैंने सारा खत्म कर देना, वो थोड़े दिनों के अंदर ही। हाँ जी, यूट्यूब पे पॉलिटी पे चल रही थी, पॉलिटी विजन की पॉलिटी की मैं कराऊंगा पहले, फिर इकोनॉमिक्स आऊंगा उसके बाद। तो हमने ये किया कि मोहम्मद गौरी था ना, उस अपने जो गुलाम जो सुल्तान के बोल चांद तक दे दे, सुल्तान के लिए चांद तक दे सकते हैं, वो सुल्तान का कितना वफा होगा। जो करता है, तो जो सुल्तान के बहुत वफादार होते के बिल्कुल यहाँ तक डिस्कस हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ये हो गया नादिया और नवद्वीपा टेकन अवे फ्रॉम दी सेना डायनेस्टी। देखिए नादिया या नवाद्वीपा ये एक जगह है पश्चिम या बंगाल के अंदर। कहां की जगह ये? बंगाल में। इसे बंगाल में शासन किसका था? सेना वंश का। उनसे ये छीन लिया गया था किसके द्वारा? खिलजी, बख्तियार खिलजी। मैंने कहा था आपको कि ऐबक को कहां भेजा गया? ये दिल्ली के आसपास के इलाके में। और इस इलाके में कौन भेजा गया था? बख्तियार खिलजी। तो इस इलाके में किसका शासन था? सेना वंश का। उससे छीन कर वो वहां पे स्थापित हो गया था। लेटर ऑन खिलजी वाज असैसिनेटेड बाय हिज ओन ऑफिशियल्स। मैंने बाद में बख्तियार खिलजी को उसके ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मार दिया था। तो इसका खेल यहीं खत्म हो गया था। और आप जानते हैं कि गुलाम इस तरह से होते थे कि अपने बच्चों को भी तैयार नहीं कर सकते थे। गुलामी प्रथा कैसी थी कि जो इसका गुलाम होगा वही बनेगा अगला सुल्तान। तो बच्चों वाला कल्चर यहाँ पे था ही नहीं।
तो जब इसको असैसिनेट कर दिया तो इसका कोई गुलाम था ही नहीं, तो बख्तियार खिलजी की जो कहानी थी वही समाप्त हो जाती है। तो इस एरिया पर भी अब कैप्चर कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये दिल्ली सल्तनत को बड़ी बनाने का प्रयास करेगा। जो भी है, मेड दी वाइस रॉय, क्योंकि वो तो मर गया, खिलजी तो मर गया। तो खिलजी की मौत के बाद ये पूरा एरिया जो गजनी ने एक्वायर किया था, अब इसका वाइस रॉय कौन बन गया? ऐबक। व्हाट इज रॉय? सो जो आज जगह पर शासन को चलाता है उसे बोलते हैं वाइस रॉय। भारत में क्या भेजे गए थे? वाइस रॉय। क्योंकि क्वीन खुद भारत नहीं आ सकती है, तो उसके जगह पे जो भारत की देखरेख करेगा, सिस्टम को संभालेगा, वो होगा वाइस रॉय। बट गौरी मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर इंडिया। बेशक ऐबक यहां का क्या था? वाइस रॉय, बट कंट्रोल किसके हाथ में था? गौरी के। तो ये ना समझे आप कि अच्छा ये ऐबक आ गया तो ये सब निर्णय खुद ले रहा है, नहीं, गौरी के कंट्रोल में है। भारत के वाइसरॉय होते वो खुद क्या करते थे? कुछ नहीं, जो निर्णय ऊपर से आ रहे हैं उनको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? उनकी अपनी कोई पावर नहीं थी। सेम गोज विद दैट। तो जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके पास पावर थी, पर जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उनकी पावर काफी कम कर दी गई थी, और औहदा भी चेंज किया गया था गवर्नर जनरल से वाइस रॉय। परंतु मैंने लास्ट टाइम एक बार कहा था कि गवर्नर जनरल ही थे, सिर्फ वाइस रॉय का नाम उनके ऑफिस की प्लेट के बाहर लगा हुआ था, और सिग्नेचर लॉर्ड कैनिंग एज अ वाइस रॉय करता था, और सिग्नेचर लॉर्ड कैनिंग एज, देखिए बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। 1857 के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध जीती कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई युद्ध, उसके बाद कौन बना नया गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। सेम रहा, बट उसको कई बुक्स में कहा है कि बन गया वो वाइस रॉय। ऐसा नहीं है, गवर्नर जनरल ही था, बस लॉर्ड कैनिंग ने क्या लिखा अपनी प्लेट के बाहर, नेम प्लेट जो बाहर दफ्तर के बाहर होती है, लिखा उसने वाइस रॉय, और वो सिग्नेचर भी कैसे करता था? एज अ वाइस रॉय। जिस कारण से इसके बाद जो भी गवर्नर आए जनरल, उनके ऑफिस के बाहर क्या नेम प्लेट थी? वाइस रॉय की, और वो साइन कर रहे थे एज अ वाइस रॉय। और जो और है, चलिए फिलहाल यहां तक साफ होता है कि कंट्रोल किसके पास है? गौरी के पास है। नाउ गुरीद डायनेस्टी एंड मोहम्मद गौरी। तो 1205 मुइजुद्दीन मोहम्मद, इसे बोलते हैं, ये लाइन तो करप्टेड है, इसे छोड़ दीजिए। लोकल खोखार या खोखर पीपल ऑफ पंजाब रिवॉल्टेड गौरी। तो जो खोखर या खोखार नाम के जो पीपल थे, एक ट्राइब थी पंजाब के अंदर, ट्राइब, इसने विद्रोह किया अगेंस्ट, हाँ जी, गौरी। बेशक ऐबक का भारत पे शासन था, मगर कंट्रोल किसका था? गौरी का। तो गौरी के खिलाफ उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। पर गौरी ने उसे आसानी से क्या कर दिया? क्रश मीन्स उनको, उस विद्रोह को आसानी से उसने संभाल लिया या नष्ट कर दिया विद्रोह, और वो वापस कहां चला गया? गजनी वापस चला गया। 1206 में गौरी वॉज किल्ड बाय खोखर ऑन द बैंक ऑफ झेलम। तो 1206 में खोखर जाति के कुछ लोगों ने गौरी को मार दिया। तो ये कहना कि एक खेल हो रहा था, चौहान तीरंदाजी कर रहे थे, उनके फ्रेंड कर दिया, गौरी को मार लिटा दिया, मार दिया, ये कहानी सिर्फ वहां के लोकल किसमें है? गीतों में है।
ये सच नहीं कि चौहान ने गौरी को मार दिया था। गौरी को मारा किसने था? खोखर ने। खोखर जाति के कुछ लोगों ने मारा था। मतलब इस तरह से चुपके से गौरी जा रहा हो कहीं से और उसको वहीं पे कर दिया, राइट? तो चौहान वाली स्टोरी क्या है? गलत। हाँ जी, ऑफिशियली ये है, वो वहां के लोकगीत हैं। तो लोकगीत में चौहान ने मारा था गौरी को। ऐसा कहते हैं लोकगीत में कि चौहान की आंखें निकाल दी गई थी जब चौहान दूसरा बैटल तराइन का हार गए थे, और आंखें निकालकर उन्हें जो है वो काल कोठरी में डाल दिया गया था। फिर एक दिन गौरी अपने महल, अपने दरबार में एक खेल का आयोजन करवाते हैं, तीरंदाजी का। तो जो चौहान का फ्रेंड है जो दरबार में ही काम करता है, वो कहता है कि चौहान को भी मौका दिया जाए, बेशक वो अंधा है पर तीरंदाजी उसकी अच्छी है, उसे मौका दिया जाए। तो सोचा होगा गौरी ने कि भाई अंधा है तो कितना कोशिश कर लेगा, चलो देखते उसको मजा आया। कोई आपसे बोले कि एक अंधा आदमी है जो तीर मारेगा तो आपको तो इंटरेस्ट आएगा ऑटोमेटिकली कि यार देखते हैं क्या करता है। तो उसके दोस्त ने एक्चुअल में उसे क्या बताया कि गौरी कहाँ बैठा है, निशाना बताने के लिए। तो गौरी को उसने बोला कि चूंकि ये देख नहीं सकता है चौहान, इसलिए मैं कुछ इसको समझाऊंगा कि कहाँ जैसे निशाना लगाना है। तो उसने लोकल राजस्थानी लैंग्वेज के अंदर कहा कि एक बाण चौहान, 2 गज 2 दिन दिशा फलना, ऐसा बोल दिया। और गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है ये। और चौहान फिर घूमा और जहां गौरी बैठा था वहां देखा गौरी धराशायी, वो गौरी को मार दिया। ये वहां के लोकल गीत है, लोक गीत बोलते हैं इसमें, है कि नहीं है? और लोकगीत और हिस्ट्री में फर्क होता है। तो हिस्ट्री बोलती खोखर ने गौरी को मारा था, चौहान ने। चौहान लोकगीत के अंदर की कहानी है, लोकगीत में। अब गौरी के कोई बेटे नहीं थे, गौरी के कोई बेटे नहीं थे, पर गौरी के पास काफी सारे क्या थे? स्लेव्स थे, गुलाम थे। तो शासन की चिंता नहीं थी गौरी को, पर बेटे उसके नहीं थे। ताज-उद-दीन यिल्दुस was recognized as ruler of गजनी। तो जो गजनी जिसका प्राइम इलाका था, जो उसकी मेन सल्तनत थी, वहां पे ताजुद्दीन यिल्दुस को बना दिया गया गजनी का अगला सुल्तान। मैंने गौरी की जगह, गजनी की जगह, सॉरी, गजनी जिस एरिया में है, गजनी माने अफगानिस्तान, गजनी सल्तनत का नाम है, सल्तनत का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है। अब उसका रूलर कौन होगा? ताजुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक स्ट्रेन्ड द रिलेशनशिप विद गजनी। अब कुतुबुद्दीन कहां का शासक हुआ? हिंदुस्तान का। और ताजुद्दीन कहां का हुआ? गजनी का। नेचुरली ताजुद्दीन भी नॉर्मल आदमी था और ये भी नॉर्मल आदमी था। इनके बीच में क्या हुआ? टकराव। देखो, आपका बॉस कौन था? आपका मींस ऐबक का बॉस कौन था? गौरी। वो तो मर गया। गौरी की जगह कौन बना यहाँ पे? ताजुद्दीन। ये भी गौरी का स्लेव था, उसके बेटे तो कोई थे ही नहीं। अब जो कद इसका है, जो औकात इसकी है, वही औकात किसकी है? ऐबक की। तो ऐबक उसके सामने क्यों झुके? अब तो ताजुद्दीन को लग रहा था कि चूंकि जिस गद्दी पर गौरी बैठता था, गजनी वाली, वहां तो अब मैं हूं, तो मैं गौरी की तरह ऑर्डर दूंगा किसको? ऐबक को, जो नहीं हो पाया। और जब उसने ऑर्डर पास किए तो वहां से ऐबक ने आगे से उसको ब्लंट रिप्लाई देना शुरू कर दिए कि मैं तेरे बाप का नौकर हूं, ऐसे कुछ बोला। उनके रिलेशन खराब हो गए। अगर सेम अथॉरिटी का आदमी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डर देगा तो वो उसे सह नहीं और उसमें कुछ उल्टा रिप्लाई करेगा, और ऐसा हो रहा था, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। देखो, हिंदुस्तान का शासक कौन था? ऐबक। बट ऐबक ने इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की थी। ऐबक किसके अंडर था? गौरी के। गौरी की मृत्यु हुई तो ऐबक ने कहा कि अब ये टेरिटरी किसकी है? मेरी है। तो ऐबक ने हिंदुस्तान पर अपना क्लेम दिखा दिया। समझा? नहीं तो गजनी जो सीट थी जहां पे गौरी बैठता था, वो थी मेन सल्तनत, वहां से हिंदुस्तान कंट्रोल होता था। अब वो मर गया तो कंट्रोल खत्म, बॉस गया तो अब हम ही यहाँ के बॉस हैं, ऐसा दिमाग में आया किसके? ऐबक के।
इस्टेब्लिशिंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो भारत में जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसने कहा कि मैं भी आगे वही नियम रखूंगा, अपने नामों का अगला का। इसलिए उसने गुलाम वंश फाउंड किया था, गुलाम वंश। एग्जाम में आया कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुए। वाई दी राजपूत लॉस्ट? कोई बता सकता है कि राजपूत की हार क्यों हुई? इतने सारे राजपूत थे, चंदेल थे, चौहान थे, सोलंकी थे, सेना वंश था, और आप ऊपर देखेंगे तो गढ़वाल थे। इतने सारे राजपूत होते हुए भी बाहरी आक्रमणकारी जीत लेते हैं हिंदुस्तान को, क्यों? एक रीजन क्या है कि हिंदुस्तान के राजपूत राजाओं के बीच में आपसी रिलेशनशिप बहुत खराब थे, जिसका फायदा लिया किसने? आक्रमणकारियों ने। बट रीजन कोई एक नहीं, रीजन कितने हैं? लगभग 5 तरह के। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, मिलिट्री वीक थी, सोशियो कल्चरल रीजन भी थे, इकोनॉमिक रीजन भी था, और रिलीजियस रीजन भी इसके पीछे थे। ये सारे रीजंस हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। से पॉलिटिकल रीजन में काफी सारी बातें आएंगी, लगभग 15 मिनट ही खाएगा। फिर वो मिलिट्री रीजन है, 15 मिनट ये यहाँ खा लेगा, और हर 15-15 मिनट के बाद ये चीजें खत्म होती जाएंगी। कल हम यहाँ आगे डिस्कस करेंगे।